सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस पर्टिकुलर डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने एक पॉइंट चार्ज लिया है। सो दिस इज द पॉइंट चार्ज। ये जो है ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है। दिस इज पॉइंट चार्ज। ठीक है जी। तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले बताइए किधर होगी, आउटवर्ड होगी, ज़ाहिर सी बात है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है। और हम ये यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फिनिटी तक फैली हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक फैली हुई है? इन्फिनिटी तक। हालांकि हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू दैट शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जितना मैं R स्क्वायर को बढ़ाता जाऊंगा, मतलब जितना मैं इस चार्ज से दूर जाता जाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वीक होती जाएगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। जीरो कब होगी? जब हम इस पर्टिकुलर R को इन्फिनिटी पे ले जाएं। जीरो कब होगी ये पर्टिकुलर वैल्यू? जब हम R को इतना बड़ा कर दें कि ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, तो हम तब कह सकते हैं कि यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो चुकी है। तो इसी वजह से हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी। दैट इज एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया? अच्छा, अब लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि दो प्लेट्स ले ली थी, एक पॉजिटिव प्लेट थी और एक नेगेटिव प्लेट थी, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया था। तो आपने देखा था कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ आ रहा था, लेकिन मैं इसको वापस ऊपर लेके जा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर। अब यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ केस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है। क्योंकि हमने इस चार्ज पॉइंट चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि एक टेस्ट चार्ज जिसका नाम Q है, एक टेस्ट चार्ज जिसका नाम Q है, उसको इन्फिनिटी से उठाकर इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के पास लाता जाऊंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज जिसका नाम Q है उसको पकड़ा, और ये पॉजिटिव चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और इन्फिनिटी से पकड़ के इसको इस पॉजिटिव चार्ज के पास लाता जा रहा हूं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर जो अभी मैंने आपसे बात की है इसका मुआवजा करें कल वाले केस से, तो कल भी तो यही हो रहा था कि मैं एक चार्ज को लो पोटेंशियल से उठा के हाई पोटेंशियल की तरफ ला रहा था, मतलब नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहा था। अब यहाँ पे नेगेटिव प्लेट नहीं है और पॉजिटिव प्लेट नहीं है। पॉजिटिव प्लेट की जगह पॉजिटिव चार्ज आ चुका है जिसका नाम हमने पॉइंट चार्ज रखा है, और नेगेटिव प्लेट की जगह क्या है? इन्फिनिटी है। बाकी केस तो वही है ऑलमोस्ट उसी तरीके से। मैं एक पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज को जो है पकड़ के इस पॉइंट चार्ज के पास ला रहा हूं। तो मुझे बताइए, जो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के पास इस टेस्ट चार्ज को लाता जाऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा ना, जिस तरह कल कर रहा था। मुझे क्या करना पड़ेगा? एक
पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पे। आई हैव टू परफॉर्म सम वर्क। सो मुझे यहाँ पे कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क को मैं कैसे लिखूंगा जरा देखिएगा। तो यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई कि क्योंकि मैं इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट चार्ज के पास ला रहा हूँ और ये पॉइंट चार्ज उस टेस्ट चार्ज को दूर धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा ताकि मैं इस पॉइंट चार्ज को के पास इस टेस्ट चार्ज को ला सकूं। सो अब मैंने फाइंड करना है कि उस पर्टिकुलर वर्क की वैल्यू क्या है, वो वर्क क्या है। ठीक हो गया? तो आइए देखते हैं। फिर हमें मालूम है कि जो वर्क होता है, वर्क की जो वैल्यू है W इज इक्वल टू F D cos ऑफ थीटा। ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए कि जो वर्क होता है डेट इज F D cos ऑफ थीटा, फोर्स इनटू डिस्टेंस एंड कॉज ऑफ थीटा। यहां पे अगर हम गौर करें, अब दो तरह के वर्क यहां पे परफॉर्म हो रहे हैं। एक तो वर्क मैं कर रहा हूं ना, एक फोर्स मैं लगा रहा हूं ताकि मैं इसको लेट से ए पॉइंट से R1 पॉइंट तक ले आऊं। इस चार्ज को कहां से कहां पे ला रहा हूं? अच्छा, एक और बात सुन लीजिए। अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपके सामने लिखा, E इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो मैंने आपको ये बताया कि जो मैं इस जो मेरे पास पॉइंट चार्ज है इससे मैं दूर जाता जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे कि अपने सारे पाथ को छोटे छोटे रास्तों में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जिस तरह उधर किया था गॉसेस लॉ में। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस पॉइंट चार्ज की कांस्टेंट नहीं है, ये तो वेरी कर रही है 1/r स्पेस से। तो मैं क्या करूंगा, इस सारे रास्ते को छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड कर दूंगा और ये कंसीडर करूंगा कि उस छोटे से टुकड़े के अंदर अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। और यही काम अगर आपको याद हो तो हमने उधर कर क्या है, जब हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की थी फर्स्ट ईयर के अंदर, उसमें भी तो यही करते हैं हम कि छोटे छोटे रास्तों को जो है वो तोड़ देते हैं, छोटे छोटे रास्तों में डिवाइड करते हैं और फिर कंसीडर करते हैं कि एक पर्टिकुलर मैस को फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ उठा के हम जो है वो इन्फिनिटी पे लेके जा रहे होते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ पे भी वही सिचुएशन हो रही है कि हम इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को पकड़ के इस पॉइंट चार्ज के पास ला रहे हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से मैंने सारे रास्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया और ये कंसीडर कर रहा हूँ कि उस छोटे टुकड़े के अंदर अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे दो तरह के वर्क परफॉर्म हो रहे हैं। एक वर्क तो मैं कर रहा हूं और एक जो फोर्स है, एक फोर्स तो मैं लगा रहा हूं ताकि इसको इन्फिनिटी से, इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट चार्ज के पास ला सकूं, और एक जो फोर्स है वो ये पॉइंट चार्ज लगा रहा है इस टेस्ट चार्ज पे ताकि ये इसके करीब ना आ सके। कल भी मैंने यही बताया था कि ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। जब ये बैलेंस करती हैं तो डायनामिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे पास सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन ये फोर्स तो एक्ट कर रही है, ये तो खत्म नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिएगा जरा, ये फोर्स किस तरफ लग रही है, फ्रॉम बी पॉइंट टू ए पॉइंट, और मैं पार्टिकल को किधर ला रहा हूं, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ ला रहा हूं। तो मुझे बताइए अब जो वर्क होगा उसको मैं कैसे लिखूंगा, एफ, और लेट से मैं कहता हूं बी पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है लेट से वो डेल्टा आर है, और कॉस कितना बन चुका है, कॉस
180। कॉस हमारे पास क्या बन गया, कॉस 180 बन चुका है। तो मेरे पास जो वर्क परफॉर्म हो रहा है दैट इज इक्वल टू क्यू ई, ये फोर्स की वैल्यू है जो भी मैंने लिखी है आपके सामने, इन टू डेल्टा आर, और कॉस 180 क्या होता है -1 इंटू -1 आ जाएगा। सो वर्क इज इक्वल टू क्यू ई माइनस क्यू ई इंटू डेल्टा आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूं। फिर से सुन लीजिए, एक वर्क तो एक फोर्स तो मैं लगा रहा हूं और एक फोर्स ये पर्टिकुलर एक फोर्स तो मैं यहां पे लगा रहा हूं और एक फोर्स ये पॉइंट चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे लगा रहा है। तो अगर मैं पॉइंट चार्ज की फोर्स की तरफ से जो वर्क लग रहे हैं उसको देखूं तो ये तो दोनों एंटी पैरेलल हो चुके हैं, और जब एंटी पैरेलल होते हैं तो cos 180 होता है, पैरेलल के अंदर cos 0 होता है। तो ये जो फोर्स पॉइंट चार्ज लगा रहा है वो इस तरफ लगा रहा है और मैं पार्टिकल को इस तरफ लेके आ रहा हूं। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज दैट शुड बी नेगेटिव। तो जो वर्क डन हो रहा है दैट शुड बी नेगेटिव, और ये मुझे यही बता रहा है कि मैं इस पार्टिकल को, ये नेगेटिव साइन मुझे यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव साइन मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं पार्टिकल को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आ रहा हूं। मैं पार्टिकल को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करा रहा हूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। माइनस साइन की यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो नेगेटिव साइन मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं जो पार्टिकल है, जो टेस्ट चार्ज है, उसको मैं पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करा रहा हूं। इसी वजह से यहाँ पे क्या आ चुका है, नेगेटिव साइन आ चुका है। इसी वजह से क्या आ चुका है, नेगेटिव साइन आ चुका है। बच्चों ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अगर ये मेरे पास कोई अर्थ है, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे मैस m पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं हाइट h के ऊपर, तो आप क्या लिखते हो, वर्क इज इक्वल टू -mgh, ये लिखते हो ना। और माइनस क्यों लिख रहे होते हो कि आप ये कहते हो जी कि हम इस मैस को अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करा रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि आप जो इस टेस्ट चार्ज है इसको पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करा रहे हो, इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन इंसर्ट हो चुका है। इसी वजह से यहाँ पे क्या आ चुका है, नेगेटिव साइन आ चुका है। बुक के अंदर वो नेगेटिव साइन को रिमूव कर गया है, आपने यहाँ पे नेगेटिव साइन ही रखना है। जो मैंने डेरिवेशन किया है इसके मुताबिक चलना है। अगर बुक वाले के साथ चलेंगे फिर एंड पे जाके थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। सो आपने जो मैंने कैलकुलेशन की है इसी के साथ चलना है, यहाँ पे माइनस इंसर्ट करना है। सो हमें पता चला कि जो मैं वर्क परफॉर्म कर रहा हूँ दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डेल्टा आर, माइनस क्यू ई डेल्टा आर। सो अभी मैंने आपको बताया, सो मैंने इक्वेशन 1 यहाँ पे ड्राइव कर लिया अभी तक। दिस इज अ वेरी लेंथी टॉपिक। इक्वेशन 1 मेरी बन चुकी है। अभी मैंने आपको बताया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, तो इस वजह से अब जो मुझे इस पाथ को डिवाइड करना है छोटे छोटे रास्तों के अंदर, मैंने सारे पाथ को क्या किया, छोटे छोटे रास्तों के अंदर डिवाइड कर दिया। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इस टेस्ट चार्ज को आहिस्ता आहिस्ता इस पॉइंट चार्ज के पास लाऊंगा।
लेकिन किस तरीके से लाऊंगा, पहले इसको ए पॉइंट से उठाकर R1 पे लाऊंगा, फिर R1 से R2 पे लाऊंगा, फिर R2 से R3 पे लाऊंगा, फिर सो ऑन काम चलता जाएगा, फिर आखिर पे RB के पास ले आऊंगा। तो मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइम फाइंड करनी है ना, वो कहाँ पे फाइंड करनी है, इस B पॉइंट के ऊपर। याद रखिएगा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो फाइंड करनी है वो कहाँ पे पॉइंट फाइंड करनी है, B पॉइंट। ओके, तो मैं पहले इसको A पॉइंट से उठाऊंगा, फिर R1 पे लाऊंगा, फिर R1 से R2 पे लाऊंगा, तो ये सारा काम मैं करूंगा। क्लियर होगी बात? तो पहले मैं वर्क को थोड़ा सा मजीद अच्छे तरीके से लिख लेता हूं। तो वर्क को मैं अब लिख सकता हूं, वर्क इज इक्वल टू माइनस Q, और E की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q divided by R square into delta R into delta R। ठीक है, अब ये Q कौन सा पॉइंट, ये Q कौन सा चार्ज है, दिस इज द पॉइंट चार्ज, और ये Q कौन सा चार्ज है, दिस इज टेस्ट चार्ज। तो कैपिटल Q हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंट चार्ज के लिए, और स्मॉल q हम यूज कर रहे हैं टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर होगी बात? सो ये मैंने जो वर्क का फार्मूला है इसको मजीद अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं इस पार्टिकल को अभी कहाँ से कहाँ पे ला रहा हूँ, A पॉइंट से R1 पॉइंट के ऊपर ला रहा हूँ, A पॉइंट से R1 पॉइंट के ऊपर ला रहा हूँ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अब मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करना है। सो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको मैं डेल्टा आर से लिख रहा हूं। तो मेरे पास जो दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे डेल्टा आर से। ठीक है, सो दोबारा से मैं बता रहा हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस टेस्ट चार्ज को A पॉइंट से R1 पॉइंट के ऊपर ला रहा हूं। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो आपस का डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा R, एंड दिस डेल्टा R दैट शुड बी इक्वल टू R1 माइनस RA, क्योंकि जो डेल्टा होता है वो चेंज होता है और चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होती है। तो फाइनल पॉइंट कौन सा है, R1, इनिशियल कौन सा है, RA। व्हाट इज RA? दैट इज द डिस्टेंस ऑफ A पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज, ये इसको हम RA कह रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ A पॉइंट फ्रॉम पॉइंट चार्ज इज कॉल्ड RA। इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, RA। सो मेरे पास डेल्टा R आ चुका है, लेकिन फार्मूले के अंदर जो वर्क का फार्मूला है उसमें मुझे R स्क्वायर चाहिए, मुझे डेल्टा R नहीं चाहिए। तो R स्क्वायर अब हम कैसे फाइंड करेंगे? अब आप देखिए यहां पे मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये दो पॉइंट्स हैं, अब एक पॉइंट तो है नहीं, तो दो पॉइंट्स हैं, इस वजह से अब मैं इन दोनों पॉइंट्स का एवरेज डिस्टेंस ले लूंगा। सो R एवरेज दैट शुड बी इक्वल टू, एवरेज क्या होती है दो पॉइंट्स की या दो नंबरों की, R1 प्लस RA डिवाइडेड बाय 2, दोनों को जमा करते हैं और 2 से क्या कर देंगे, हम इनको डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो फाइंड हो जाएगा, जो दोनों पॉइंट्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन से क्या मैं लिख सकता हूं, देखिएगा जरा, RA दैट शुड बी इक्वल टू R1 माइनस डेल्टा R। मैंने क्या किया है, तो मैंने यहां पे क्या किया है कि RA को इस साइड पे ले आया हूं इक्वेशन के, और डेल्टा R को उधर ले गया हूं। तो RA इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये डेल्टा R उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन बन गई वो RA दैट शुड बी इक्वल टू R1 माइनस
डेल्टा आर यहाँ पे बन चुकी है। सो आर ए इज इक्वल टू R1 माइनस डेल्टा आर। अब मैं क्या करूंगा, इस आर ए को इंसर्ट कर दूंगा इस जगह पे। तो जब मैं इंसर्ट करूंगा, गौर से देखिए जाए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। और जो मैं ये वाली जो स्टेप कर रहा हूँ ये बुक के अंदर नहीं है, फिर हमसे कोई गिला ना करे कि जी हमें कुछ कराया नहीं है। सो R1, अब आर ए की वैल्यू यहां पे डालें, क्या बनेगा, प्लस R1 माइनस डेल्टा आर। मैंने क्या किया, जहां पे R1 आर ए था वहां पे आर ए की वैल्यू इस आर एवरेज के अंदर इंसर्ट कर दी है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 तो साथ ही रहेगा ना डिवाइड के अंदर। ओके, तो क्या मैं अब यूं इसको लिख सकता हूं, आर एवरेज दैट शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स R1 माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। मैंने क्या किया है, R1 प्लस R1 क्या हो जाएगा, 2R1 माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। अब मैंने आर एवरेज नहीं फाइंड करना, मैंने आर एवरेज का स्क्वायर भी निकालना है। तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूंगा, दोनों साइड पे क्या करूंगा, स्क्वायर ले लूंगा। तो जब मैं आर एवरेज स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास जो इक्वेशन बन के निकलेगी वो कुछ इस तरह की होगी। देखिएगा जरा, टू R1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर। ये मैंने क्या किया, मैंने ऊपर एलसीएम ब्रेक कर दिया है। मैंने एलसीएम आर एवरेज जो था वो 2R1 माइनस डेल्टा आर बाई 2 था, तो मैंने एलसीएम ब्रेक किया है। जब मैं एलसीएम ब्रेक करूंगा तो ये 2 इस क्वांटिटी के नीचे भी अपीयर होगा और यही 2 इस क्वांटिटी के नीचे भी अपीयर होगा और माइनस अपनी जगह पे ही है। तो मेरे पास बन गया 2R1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 और 2 दोनों क्या हो गए यहाँ पे कैंसल। आपके पास बचा R1 माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। इस सारे का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। इस सारे का क्या बनेगा, यहाँ पे होल स्क्वायर बनेगा। अभी तक मैं क्या कर रहा हूं, अभी तक मैंने वर्क का जनरल फार्मूला ड्राइव किया है E की वैल्यू डाल के। जब मैंने E की वैल्यू डाली तो मुझे नजर आया कि यहाँ पे आर स्क्वायर है। अब ये सारा काम मैं उस आर एवरेज स्क्वायर, यहाँ पे भी आर एवरेज हम लिखेंगे क्योंकि अब जो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है वो एवरेज डिस्टेंस कहला रहा है। तो अभी तक मैं जो सारा काम कर रहा हूं ये मैं किस लिए कर रहा हूं, इस आर एवरेज स्क्वायर को फाइंड करने के लिए, आर एवरेज स्क्वायर को फाइंड करने के लिए ये सारी मैं कैलकुलेशन यहां पे कर रहा हूं आपके सामने। तो मेरे पास बन गया R1 माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। तो मैं यहां से थोड़ी सी कुछ चीजें जो है वो रब करूंगा या फिर मैं यूं करता हूं कि नई स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके, अब यहां पे देखिएगा तो मेरे पास जो इक्वेशन बनी है आर एवरेज स्क्वायर दैट इज इक्वल टू R1 स्क्वायर माइनस, सॉरी ये स्क्वायर यहां पे नहीं आएगा बल्कि होल स्क्वायर है हमारे पास, R1 माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2 इस सारे का होल स्क्वायर। अब आपको मालूम होना चाहिए कि a माइनस बी होल स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला लगेगा। तो जब मैं इसको फार्मूले से ओपन करूंगा तो मेरे पास बनेगा R1 स्क्वायर, और से देखिए जाए प्लीज, प्लस डेल्टा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 R1 डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 और 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। मैंने क्या किया है, मैंने इसको मैं A कंसीडर कर रहा हूं और इसको B कर रहा हूं।
तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है, a माइनस बी होल स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2a क्या है r1, b क्या है डेल्टा r बाय 2। तो अब आप देखिए r एवरेज का जो स्क्वायर आपके पास बन चुका है दैट शुड बी इक्वल टू r1 स्क्वायर, ये मैं जरा जल्दी से कर लूं ताकि टाइम बहुत कम रहेगा, प्लस डेल्टा r स्क्वायर बाय 4 माइनस r1 डेल्टा r, माइनस r1 डेल्टा r। ठीक है जी। अब देखिए अगर आप गौर से देखें, यहां पे गौर से देखिएगा प्लीज, r1 डिस्टेंस, जो r1 डिस्टेंस है मेरे पास, वो इस पॉइंट चार्ज से r1 तक है, r1 पॉइंट तक, एंड दिस इज वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस। ये आप देख सकते हो जो r1 डिस्टेंस है, दिस इज वेरी लार्ज, दिस इज वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस। और जो डेल्टा r है वो तो स्मॉल है, तो r1 और डेल्टा r का तो कोई कंपैरिजन ही ना हुआ। r1 is very huge distance and delta r is very very small as compared to r1। r1 की निस्बत जो डेल्टा r है वो बहुत ही स्मॉल है, और यही हम डायग्राम में भी देख चुके हैं, डेल्टा r इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r1। अगर ये बहुत ही स्मॉल है तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, अब यहां पे इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहां से इग्नोर कर सकता हूं। जब मैं इसको इग्नोर करूंगा सो आर एवरेज स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू, बेटा बाकियों को तो स्क्रीन नजर आ रही है, किसी को इशू नहीं चल रहा, आप अपना चेक करें क्या इशू आ रहा है। मैंने डेल्टा आर को बच्चों यहाँ पे इग्नोर कर दिया, अभी मैंने इसकी रीजन आपको बता दी। तो r1 स्क्वायर आपके पास जो बना r1 स्क्वायर माइनस r1 इनटू डेल्टा आर, यहाँ पे मैंने डेल्टा आर इसको इग्नोर किया है। अब फिर सवाल आता है कि फिर सर आप इसको क्यों नहीं इग्नोर कर रहे? भाई इसको इसलिए इग्नोर नहीं कर रहा क्योंकि इसके साथ r1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई होके फिर इसको बहुत बड़ा कर देगा। तो हम सिर्फ डेल्टा आर को इग्नोर करेंगे, r1 डेल्टा आर को इग्नोर नहीं कर सकते। तो मुझे बताइए r एवरेज स्क्वायर क्या बन गया, r एवरेज स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r1 स्क्वायर माइनस r1। अच्छा अब डेल्टा आर क्या था मुझे बताइए जरा, डेल्टा आर क्या था, r1 माइनस डेल्टा आर था, सॉरी ra था, ये तो हम शुरू में करके आए और मैंने शुरू में लिख दिया था कि जो डेल्टा आर है वो r1 माइनस ra है। तो r एवरेज का स्क्वायर क्या बन चुका है आपके पास, दैट शुड बी इक्वल टू r1 स्क्वायर मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, माइनस r1 स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या होते हैं प्लस, प्लस r1 ra। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, फिर मतलब ब्रैकेट खोल दी है, जब ब्रैकेट खोली तो ये r1 के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस r1 स्क्वायर बन गया, माइनस माइनस हो गए प्लस, आपके पास आ गया प्लस r1 ra। अब ये दोनों क्या हो गए हैं कैंसिल, तो आपके पास जो एवरेज डिस्टेंस है r एवरेज का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू r1 ra। इसको कहीं नोट कर लें, जल्दी से इसको नोट कर लें, टाइम मेरे पास सिर्फ 4-5 मिनट रह चुके हैं, इसको नोट कर लें। और ये बुक के अंदर नहीं है, पहले बता रहा हूं जो भी मैंने सारी कैलकुलेशन की है। तो मेरे पास जो r एवरेज का स्क्वायर निकल के आया वो क्या निकला है, r1 इनटू ra। तो अभी आप देखिएगा जरा, यहां पे देखिए क्या आ रहा है आपके पास, इसको आप नोट डाउन कर लें या लेटर ऑन लाइव लेक्चर से इसको नोट, रिकॉर्डिंग लेक्चर से नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं अभी इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने इसको नोट डाउन कर लेना है फ्रॉम द रिकॉर्डिंग लेक्चर।
तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन मैंने आपके सामने की है। तो मेरे पास जो एवरेज डिस्टेंस एंड पे निकल के आया है उसका स्क्वायर वो R1 RA आ रहा है। तो अगर आप वापस आ जाएं अपने PDF फाइल के ऊपर, तो आपके पास ये क्या आ रहा है, R एवरेज का स्क्वायर क्या आ रहा है, क्या निकला था उधर, R1 RA निकला था। और यहां पे भी क्या आ रहा है, ये देखें नीचे डिनोमिनेटर के अंदर RA R1 ही आ रहा है। यहाँ पे R एवरेज उसने नहीं लिखा, एवरेज की जगह उसने ये दो ब्रैकेट्स यूज कर लिए, ये भी एवरेज के लिए यूज होती हैं। तो आपने देखा कि उसने डायरेक्ट काम किया है, मैंने आपके सामने कोई भी डायरेक्ट काम नहीं किया। मैंने लॉन्ग कैलकुलेशन निकाल के आपको दिखाई है कि यहाँ पे R एवरेज का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू R1 into RA। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन इन दिस टॉपिक। इसने इसको स्किप किया है और मैंने आपके सामने ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन निकाल के दिखाई है। तो जिस तरीके से मैंने किया है इसी तरीके से आपने पेपर के अंदर भी इसको सॉल्व आउट करना है, इसी तरीके से आपने इसको पेपर में भी सॉल्व आउट करना है। ठीक है जी, तो अभी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ और